हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय पर चर्चा करने जा रहा हूं। कल मैंने सीबीआई पर चर्चा किया था। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में पीएसआईआर और जीएस में रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट और पेपर थर्ड के भी कुछ सेगमेंट पढ़ाता हूं, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं। आज हम लोग प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके मैंडेट क्या हैं। आजकल ये काफ़ी सुर्खियों में है सीबीआई की तरह से। सीबीआई आरजी कार हॉस्पिटल की जांच की वजह से अगर सुर्खियों में है, तो ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने, मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी कई नेताओं को गिरफ्तार करने, विरोधी दल के कई नेताओं को गिरफ्तार करने, कई जगह रेड डालने आदि के वजह से सुर्खियों में है। खैर, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। चूँकि अल्टीमेट वोटरी ऑफ जस्टिस या लॉ सुप्रीम कोर्ट ही है, तो हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या मंतव्य है, क्या मानना है। बहरहाल, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पर, वह है प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित। आपको हम बताते चलें, प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यह भारत सरकार की एक जांच एजेंसी है, जिसे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत रखा गया है, यानी राजस्व विभाग। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्यतः 4 विभाग हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट तैयार करता है और बैंक जिसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तीसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, चौथा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसी के अंतर्गत इसे रखा गया है। इसके अलावा भारत सरकार के पास बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, रेवेन्यू डायरेक्टरेट है, इसके अलावा जो है एनआईए है, सीबीआई है। तमाम जांच एजेंसियां हैं, यानी जो इकोनॉमिक फ्रॉड से संबंधित चीज़ों की भी जांच कर सकती हैं। जैसे एनआईए है, एनआईए को 2008 में बनाया गया। वो एक्सप्रेसली ऊपर से देखने से तो लगता है ये केवल आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में जो पैसा इन्वॉल्व होता है, जो इल गॉटन वेल्थ होता है, जिसकी वजह से आतंकवादी प्रॉस्पर करते हैं, उनको फ्रीज करने या उस अकाउंट को सीज करने संबंधी सारी कार्रवाई एनआईए करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। अब हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर ही कंसंट्रेट करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जन्म 1 मई 1956, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे, उनके समय में 1 मई 1956 को हुआ। इसकी शक्ति में समय समय पर विस्तार किया जाता रहा। जैसे 1973 में फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पारित करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी भी तरह के मामले की जो भी गलत तरीके से किया गया, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर दिया गया था जेल भेजने का, अर्थदंड के साथ साथ जेल भेजने का भी पावर था। 74 में भी कुछ वैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने किया। वो पोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस प्रकार से उन्होंने कोपोसा एक्ट एक बनाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने इस मामले में और ज़्यादा पावर दिया था इसको, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। इसी प्रकार से 73 में मिजा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना, उसमें कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस की भी जांच करनी थी। हालांकि आंतरिक सुरक्षा के नाम पर उसे, आंतरिक सुरक्षा को बहाल रखने या उसमें विरोधी कोई गतिविधि करने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए उसे बनाया गया था, लेकिन उसमें फिनेंशियल फ्रॉड भी शामिल था। बाद में चल करके जब 1999 में यशवंत सिन्हा, उस समय वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने यह व्यवस्था की कि फेरा को फेमा में बदल दिया जाए, यानी किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता, उसके ऊपर केवल अर्थदंड लगाया जाएगा अगर वो विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करता है। लेकिन उसी वाजपेयी साहब के समय में वर्ष 2002 में पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, जिसको पीएमएलए के नाम से जानते हैं। इसकी धारा 9 और 10 को काफ़ी सख्त किया गया और इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया।
इसमें नारकोटिक्स यानी मादक पदार्थों की तस्करी तक को शामिल कर लिया गया। भले ही नारकोटिक्स ब्यूरो एक अलग होता है, नारकोटिक्स की जांच के लिए यानी साइकोट्रॉपिक और मादक पदार्थों साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और सब्सटेंसेस की जांच के लिए एक अलग से एजेंसी बनाई गई है। नारकोटिक्स जो 1984 से इस मामले को देख रही है, लेकिन फिर भी इसे सेक्शन 10 धारा 10 के अंतर्गत काफ़ी पावर मिला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के साथ साथ अगर मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। राजनीतिक जो आका होते हैं जैसे प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री, जिनके इशारे पर ये काम करता है, वह विरोधी दलों को केवल हाउंड आउट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी दशा में विरोधी दल मई अप्रैल 2024 यानी इसी साल अप्रैल में चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, और अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील थे। वो लोग ये कहने गए थे कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जैसे एजेंसीज़ को यह निर्देश जारी किया जाए कि विरोधी दल के नेताओं को अनावश्यक रूप से वो परेशान ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए एक आम आदमी के लिए और नेताओं के लिए दो कानून नहीं बनाए जा सकते। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई से दो मामलों में आ गया है। पहली बात तो यह है कि इसमें स्टेट के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरी बात यह यानी जनरल परमिशन जैसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात यह होती है जो भी आप कहते हैं उसको लिखवा लेती है, यानी आप अदालत में अपनी बात से पलट नहीं सकते चूँकि आप लिखे होते हैं। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन रोधी अधिनियम 2002 के अंतर्गत की धारा 45 के अंतर्गत काफ़ी व्यापक शक्तियां मिली हुई हैं। उसी को नहीं, सभी अदालतों को हैं। अगर अदालतों को, इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं, अगर अदालतों को लगता है कि भाई अमुक व्यक्ति अगर रिहा कर दिया जाता है तो वो जो जांच प्रक्रिया है, जो साक्ष्य हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और अमुक व्यक्ति जो है XY जो भी हो, वह कानून के लिए खतरा नहीं है, तो इस प्रकार से उसको जमानत दी जा सकती है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो संजय सिंह हों, चाहे मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के, या कुछ अन्य लोगों को जमानत दे दिया है उसने। आपको हम बता दें, ईडी द्वारा हाल में जांच किए गए कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ घपलेबाजी या कुछ मामले निम्नवत हैं। जैसे INX मीडिया, जिसमें पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, दोनों को पकड़ा था ईडी ने। तो INX मीडिया की भी जांच किया था ईडी ने, 2G स्पेक्ट्रम की भी जांच किया था ईडी ने। इसके अलावा इस समय आम आदमी पार्टी के लीकर स्कैम की भी जांच कर रही है, या ज़मीन घोटाले की जांच कर रही है, जो हेमंत सोरेन का वहाँ झारखंड का मामला है उसकी भी जांच कर रही है। उसने सेंथिल बालाजी जो तमिलनाडु के मिनिस्टर थे उनको भी पकड़ा है। पश्चिम बंगाल से भी कई लोगों को पकड़ा है, जिसमें टीचर्स के रिक्रूटमेंट संबंधी स्कैम यानी भर्ती घोटाले से संबंधित लोग हैं, उनको भी पकड़ा है। इसी प्रकार से वो और भी मामलों में तमाम कारोबारियों के घर छापे डाल करके नोटों की बरामदगी करना और उनके खिलाफ मुकदमे इंस्टीट्यूट करने का काम कर रही है। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो हेड होता है डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार के रैंक का होता है। जनरली IRS काडर का, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज काडर का व्यक्ति होता है, और ये प्रधानमंत्री के स्वीट विल पर वो किसी IAS को ही बना सकता है। यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है अपॉइंटमेंट संबंधी, उसमें किसी IAS का भी नाम हो सकता है। जनरली IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लोग ही इसमें बनाए जाते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डायरेक्टरेट को जोनल ऑफिसेज में बांटा जाता है। डायरेक्टरेट 5 ही हैं। जोनल ऑफिसेज की संख्या तकरीबन 16 है। उसके नीचे सब जोनल ऑफिसेज होती हैं, जैसे भुवनेश्वर, शिमला, इन सब जगहों पर सब जोनल ऑफिसेज हैं। लेकिन जोनल ऑफिसेज कई जगहों पर हैं जहाँ की जोनल ऑफिसेज कई जगहों पर हैं
सब जोनल ऑफिसेज जैसे भुवनेश्वर, शिमला हमने बताया, यानी जोनल ऑफिसेज के नीचे होती हैं। जोनल ऑफिसेज भी कई जगह हैं, जैसे कोयम्बटूर में जोनल ऑफिस है, जैसे उत्तरी भारत के कई इलाकों में जोनल ऑफिस है। इस प्रकार से जहाँ जोनल ऑफिसेज, जहाँ डायरेक्टरेट के ब्रांचेज नहीं हैं या जहाँ बेंचेज नहीं हैं, वहाँ जोनल ऑफिसेज बना दिया गया। जैसे पटना में नहीं है डायरेक्टरेट का कोई बेंच या कोई ब्रांच ऑफिस, तो वहाँ जोनल ऑफिस बना दिया गया है। यानी ज़्यादातर राज्यों में ही राज्यों की राजधानियों में ही जोनल ऑफिसेज होते हैं। जोनल ऑफिसेज ऐसा नहीं है कि जहाँ डायरेक्टरेट के ब्रांचेज हैं, अब जैसे बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, 5 जगहों पर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ब्रांचेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन जगहों पर आपके जोनल ऑफिसेज नहीं हो सकते। बॉम्बे में जैसे दोनों हैं, ज़्यादातर जगहों पर दिल्ली में भी हैं। यानी डायरेक्टरेट के ठीक नीचे जो है जोनल ऑफिसेज आते हैं। जोनल ऑफिसेज को स्पेशल डायरेक्टर हेड करता है, वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का कोई सीनियर वरिष्ठ अधिकारी होता है, जिसकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार की होती है। उसके नीचे डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के लोग जो है, जो असिस्टेंट ग्रेड से जाते हैं, प्रमोट होते होते वहाँ तक पहुँचते हैं, वो लोग जो है वो सब जोनल ऑफिसेज को हेड करते हैं। उसके नीचे कुछ छोटे मोटे कार्यालय भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 5 ब्रांचेज हैं, उसके नीचे जोनल ऑफिसेज हैं, उसके नीचे सब जोनल ऑफिसेज हैं, उसके नीचे ऑफिसेज हैं। इस प्रकार से ये पूरे देश में फैला हुआ है और अपनी जांच करता है। इसमें जोनल ऑफिसेज तक को जो हेड करता है, उसे जनरली आईआरएस काडर से ही लिया जाता है। लेकिन या सब जोनल ऑफिसेज में जनरली आईआरएस नहीं होते, जनरली नॉन नॉन एलाइड आईएएस होते हैं। दूसरे शब्दों में असिस्टेंट ग्रेड से जो यूपीएससी कंडक्ट करती थी, पहले बाद में एसएससी को दे दिया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। चूँकि ये शुरुआत असिस्टेंट ग्रेड से करते हैं, जो कि नॉन गजटेड ऑफिस होता है। बाद में जैसे सेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो सेक्शन ऑफिसर एक गजटेड ऑफिसर हो जाता है। उसके ऊपर जो है पहले अंडर सेक्रेटरी हुआ करते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी हुआ करते, सॉरी असिस्टेंट सेक्रेटरी हुआ करता है। उस पोस्ट को भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया है, बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। उसकी जगह अंडर सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है। डेप्यूटी सेक्रेटरी तक ही जनरली असिस्टेंट ग्रेड वाले प्रमोट भी होते हैं। उसके ऊपर सुपर टाइम स्केल शुरू हो जाता है आईएएस काडर के लोगों के लिए, जिसमें कि जनरली आईआरएस के लिए ये पोस्ट बनी है। और प्रधानमंत्री का जो विश्वास पात्र होता है, वही जनरली इन सब जगहों पर, खास करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर होता है और जोनल ऑफिसेज का जो डायरेक्टर होता है, स्पेशल डायरेक्टर होता है, ये दोनों प्रधानमंत्री के अति विश्वास पात्र आईआरएस ऑफिसर, जैसे संजय मिश्र साहब। अभी इसके पहले जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर थे, तो आईआरएस काडर के थे, इलाहाबाद से आते थे। उनको मोदी जी का फेवरेट माना जाता था। उनको 2-3 बार एक्सटेंशन भी दिया मोदी जी ने, तो उनको ही इसका हेड बनाया गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ जो विरोधी दल हैं, विच हंट करता रहता है ईडी, और रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं करता है, क्योंकि ये सरकार के दिशा निर्देश पर काम करता है। ठीक वैसे जैसे सीबीआई को आर्यन लोढ़ा साहब कल बताए थे, किस तरह से केस्ड पैरट यानी पिंजरे में बंद तोता का की संज्ञा दिया था, उसी तरह से इसकी भी स्थिति है। यानी ईडी के ऊपर आरोप लगता रहता कि ये पॉलिटिकल डायरेक्शन में काम करता, लेकिन इसके पास सीबीआई से कुछ मामलों में अधिक शक्तियां हैं, जैसे पीएमएलए के तहत इसे जेल भेजने की शक्ति है। और जनरली ये इस 2 एडवांटेजेस हैं सीबीआई के ऊपर। पहला एडवांटेज, जैसा मैंने बताया, कि सीबीआई के लिए स्टेट परमिशन की ज़रूरत होती है, जनरल परमिशन जिसको कहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसी है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ही ये किसी भी राज्य में जांच किसी के खिलाफ कर सकती है। तो इसीलिए जहां सीबीआई नहीं जाती, वहाँ ईडी को भेज दिया जाता है। बस
फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो होती हैं, वित्तीय अनियमितताएं, उनको विदेशी मुद्रा से जोड़ दिया जाता है। चाहे ज़मीन का घपला हो, चाहे किसी माने विदेशी यात्रा आपने किया, या विदेशों में आपने कहीं पार किया, मनी को जमा किया या विदेशों में खर्च किया, भले ही फेरा चला गया हो, लेकिन उसको रिक्राइस्टेंड फॉर्म में, दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि पीएमएलए एक्ट के तहत लाया गया है 2002 के अंतर्गत। भले ही फेरा की जगह फेमा बन गया, जिसमें केवल अर्थदंड होता है, उसमें जेल की सज़ा नहीं, तो वो भी ईडी जांच उसकी जांच करती है। लेकिन पहले के जो केसेज हैं 1999 के पहले के, जैसे वो फेरा के तहत जो दर्ज होते थे, उसकी भी जांच करती है। कोपोसा के तहत, कोपोसा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कोपोसा, COFE, प्रिवेंशन ऑफ पोसा, प्रिवेंशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट इसको कहते थे, लेकिन एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से इसका मतलब है। उसके पहले MRTP एक्ट बनाया गया था 1969 में, मोनोपोलीज, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, इन सब की जांच जो है ईडी को सौंप दी गई थी। समय समय पर इसकी शक्तियों में विस्तार किया जाता रहा है। 2018 में जैसे मोदी साहब ने बेनामी संपत्ति संबंधी कानून बनाया, तो उसको भी इसी को सौंप दिया। बेनामी ट्रांजैक्शन जो भी होता है, यानी आप घपलेबाजी करने के लिए अपने नौकर चाकर के नाम बड़े बड़े जमींदार दे देते हैं जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, ताकि सीलिंग एक्ट उन पर लागू ना हो। इसी प्रकार से वो कोई फर्जी नाम, कोई ऐसे नाम देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए इसको बेनामी संपत्ति कहा गया है। तो बेनामी संपत्ति के लेन देन, ट्रांजैक्शन संबंधी मामले की रोकथाम की जिम्मेदारी भी ईडी की ही होती है। तो 2018 में फिर इसकी शक्तियों में इजाफा किया गया और यह पावर भी इसे दे दिया गया। इस प्रकार से कानून बना बना करके इसकी शक्तियों में इजाफा किया जाता रहा है। अब जैसा मैंने बताया, CBI की तरह से इसके लिए स्टेट परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, इसके एविडेंसेस जो होते हैं वो पुख्ता होते हैं, चूँकि ये इसमें लिख कर के एविडेंस बताना होता है। इसमें ये दलील नहीं चलेगी इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे लिखवा लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में डिस्क्रिशन है। अगर उसके पास कोई पुख्ता जानकारी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डरा धमका कर किसी से चीज़ें लिखवा लिया है, तभी इसमें जिम्मेदारी से बच सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि ज़्यादातर एविडेंसेस को प्रूव करने की जिम्मेदारी, गलत प्रूव करने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो लिखता है, यानी अपराधी एक्यूज्ड की होती है, जो आरोपी होता है। दोषी तो तब होगा जब वो कोर्ट उसको सजा देगी। खैर, इसमें कन्विक्शन रेट यानी अभियोजन जो दर है वो कम है काफ़ी, जैसा कि विरोधी दल कहते हैं। इसमें ज़्यादातर विरोधी दल के नेताओं को फंसाया गया है और 95% मामलों में इसमें कन्विक्शन रेट नहीं हो पाता है, जैसा कि विरोधी दल के नेता कहते हैं। यानी अगर नेता इसमें शामिल नहीं है, दूसरे लोग शामिल हैं, तो इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% कन्विक्शन रेट हो जाता है। लेकिन अगर नेता इन्वॉल्व हैं तो 95% मामले में इसमें कन्विक्शन रेट होता ही नहीं। दूसरे शब्दों में उनको जेल की सज़ा नहीं होती है। कारण ये कि वो सीधे पैसा तो लेते नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट के माध्यम से लेते हैं, और ब्यूरोक्रेट भी सीधे पैसा तो लेते नहीं हैं किसी से, वो भी थ्रू एंड थ्रू, यानी बाबू के माध्यम से या छोटे मोटे अधिकारी या दूसरे किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से पैसा लिया जाता है। तो इस प्रकार से सीनियर ब्यूरोक्रेट भी बच जाते हैं और मंत्री भी बच जाते हैं, इसीलिए कन्विक्शन रेट कम होता है। दूसरे शब्दों में वो उन सभी कलाओं से वाकिफ़ होते हैं जिसका प्रयोग कर ब्यूरोक्रेट जो है धन गलत तरीके से धन कमाता है, यानी घूस लेता है। तो इस प्रकार से मंत्री भी बच जाते हैं और नेता, कभी कोई नेता फंस जाते हैं, मंत्री ब्यूरोक्रेट फंस जाते हैं। ज़्यादातर केस में तो ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं। जैसे पूजा सिंघल हैं झारखंड की, उनके ऊपर माइनिंग घोटाले का आरोप है और वो उसमें कुछ एविडेंसेस भी मिल गए हैं। चूँकि रघुवर दयाल के समय, वो रघुवर दयाल साहब जब वहाँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके समय में वो काम किया करती थी, लेकिन उनकी कमज़ोर नब्ज नेता पकड़ लिए थे, रघुवर दयाल साहब या बीजेपी वाले पकड़ लिए थे। इसीलिए जब शिबू सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी पूजा सिंघल को माइनिंग सेक्रेटरी बना दिया, जिसमें वो फंस गई बुरी तरह से। और शिबू सोरेन अभी बाहर हैं, मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ दे चुके हैं ज़मीन घोटाले के मामले में, और
पूजा सिंघल जो है अभी भी जेल में है। खैर, मोटे तौर पर ये कहना है कि आप ये नहीं कह सकते कि ईडी और सीबीआई में से स्ट्रांग कौन है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर ये माना जाता है कि ईडी सीबीआई की तुलना में 2-3 मामलों में आगे होती है, और इसीलिए केंद्र सरकार इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। चूँकि विरोधी दल की ज़्यादातर विरोधी दल के द्वारा रूल्ड स्टेट्स ने जनरल परमिशन विड्रॉ कर लिया है, जिससे सीबीआई के जांच का आदेश केंद्र सरकार नहीं दे सकता उन राज्यों में, और राज्य सरकारें देंगी नहीं, चूँकि वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं। तो इसलिए ईडी का प्रयोग ज़्यादा होता है, और इसके ऊपर आरोप ये है कि यह राजनीति का दखलंदाजी का शिकार है। इस मामले में ये पॉलिटिकल डायरेक्शन का शिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत सारे मामलों में चीज़ों को क्लियर किया है। जैसे अप्रैल 2024 में उसने 14 विरोधी दलों के दलीलों को खारिज कर दिया, कहते हुए कि भाई ऐसा है, नेताओं के लिए अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।